जी सर। हाँ जी, देखिएगा, हम बात कर रहे थे गुफाओं के बारे में। प्राचीन समय में जो गुफाएं बनी थी वह उत्कीर्णन विधान के द्वारा बनाई गई थी। और उत्कीर्णन विधान होता क्या था, या कोई नुकीला औजार या फिर लोहे का औजार या फिर पत्थर के औजारों द्वारा जिसको हम जिस शिला को काट कर निर्माण किया गया था उसे हम प्राचीन समय की गुफाओं के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था कि प्राचीन समय में जो गुफाएं थी वह उत्कीर्णन विधान द्वारा बनाई गई थी। और किसी चीज को कुरेदना, किसी चीज को खोदना या फिर किसी चीज को काटना, इन तीनों का जो मिक्सअप होता है उसे हम उत्कीर्णन कहते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यह प्रकार किस तरीके से फॉलो किया गया था और क्या इसमें चीजें दर्शाई गई थी। प्राचीन समय की गुफाओं की बात करें तो इस प्रकार से कुछ शिला होती थी, इस प्रकार से या तो कोई शिला होती थी या क्या होता था, ये कोई पहाड़ी होती थी। यह मान लो क्या है, एक शिला है, यह मान लो एक शिला है या फिर ये कोई एक पहाड़ी है। इसमें क्या होता था, जब प्राचीन समय में जो व्यक्ति इसको बनाना चाहते थे या फिर बना रहे थे, उस समय के जो कारीगर थे, उस समय क्या होता था, इसमें सर्वप्रथम जब स्टार्टिंग की जाती थी तो वो सर्वप्रथम क्या बनाते थे, यह क्रम कई बार पूछा जाता है। सर्वप्रथम जो है इसके अंदर गवाक्ष बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था, गवाक्ष। इसको क्या बोलेंगे, गवाक्ष। अब मान लीजिए गवाक्ष था क्या, सर्वप्रथम जहां से शिला को काटना प्रारंभ किया जाता था या फिर शिला के अंदर प्रवेश करने के लिए जो स्थान काटा जाता था उसको क्या कहते थे, गवाक्ष कहते थे। अब मान लो यहां से कोई व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश भी कर गया है, और प्रवेश करने के बाद में क्या होता था, सर्वप्रथम जो अपनी पोजीशन थी वो क्या थी, गवाक्ष। क्रम पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक प्राचीन समय की गुफाओं का निर्माण विधा दर्शाइए, या फिर उत्तर से दक्षिण दर्शाइए, या ऊपर से नीचे का क्रम बताइए, या फिर नीचे से ऊपर का क्रम बताइए। सर्वप्रथम क्या होता था, गवाक्ष। क्या होता था, गवाक्ष। गवाक्ष कहते किसको थे, जहां से शिला को काटना प्रारंभ किया जाता था या फिर शिला में जहां से एंट्री होती थी उसे क्या बोलते थे, गवाक्ष। गवाक्ष के बाद में क्या होता था, जो व्यक्ति यहां से एंटर किया है वह सर्वप्रथम क्या करता था, उसके अंतर्गत एक छत का निर्माण करता था। सेकंड पोजीशन पर क्या आती है, छत। सर्वप्रथम गवाक्ष होता है, दूसरे नंबर पर क्या होती है, छत। छत भी बन गई, यहां से प्रवेश किया है कोई व्यक्ति, फिर अपनी छत तैयार हो गई। छत के बाद में ये क्या बनाते हैं, छत के बाद में ये उसके अंतर्गत क्या करते हैं, खंभों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, खंभों का निर्माण करते हैं। खंभ बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, खंभे। खंबे बनाए जाते हैं। तीसरा नंबर क्या आता है, तो खंबे। तीसरे नंबर पे खंबे बनाए जाते हैं। चौथा जो प्रकार आता है, चौथे प्रकार में गुफा की क्या है, दीवारें बनाई जाती हैं भाई। क्या बनाया जाता है, दीवारें बनाई जाती हैं। चारवें नंबर पे क्या बनाई जाती हैं, दीवार या दीवार भी बोलते हैं। ये कौन सा क्रमांक हो जाएगा, चारवें नंबर का। चारवें नंबर पे क्या होती हैं, दीवारें बनाई जाती हैं, दीवार। अपना जो अंतिम बचता है वह बचता है प्रवेश द्वार। सबसे अंत वाली जो विधि है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रवेश द्वार। यहां इस प्रकार से उस गुफा में अंदर आने जाने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार यह कौन से नंबर का है, तो पांचवें नंबर पे क्या होता है, प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार। मेरा यह सिद्धांत नहीं है या फिर मेरा यह काम नहीं है कि मैं आपको सिर्फ रजिस्टर भरवाऊं। आप यहां पर कोई चीज समझ लीजिए, अगर समझने के अलावा आपको फिर भी नहीं लगता है कि ये नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, लगभग समझ में आएगा। सर्वप्रथम क्या होता है, जहां से शिला को काटना प्रारंभ किया जाता है उसे हम गवाक्ष कहते हैं। गवाक्ष के बाद में छतें बनाई जाती हैं, छत के बाद में खंबे निर्माण किया जाता है, खंभों के बाद में दीवारें बनाई जाती हैं, और अंतिम जो अपनी प्रक्रिया होती है वह होती है प्रवेश द्वार। इस तरीके से देखना है। और जब प्रश्न आता है तो वो किस तरीके से आता है, पूछता है कि प्राचीन समय में गुफाओं का जो निर्माण किया गया था उनकी निर्माण प्रक्रिया क्या थी,
उसमें सर्वप्रथम आता है गवाक्ष, दूसरे नंबर पे आती है छत, छत के बाद में आते हैं खंबे, और खंभों के बाद में आती हैं दीवालें, दीवाल के अंत में जो आएगा वह आएगा प्रवेश द्वार। इस तरीके से 3 ऑप्शन होंगे, इस तरीके से 3 ऑप्शन होंगे प्रश्न पत्र में, लेकिन इनमें से एक और कोई अलग जो होगा पूछा जाएगा कि कौन सा असंगत है या फिर कौन सा प्राचीनतम गुफा विधान से संबंधित नहीं है। क्रम देखना है, गवाक्ष आपको बता दिया है, सर्वप्रथम किस तरीके से था, और अंतिम प्रक्रिया कौन सी थी। शिला को काटने का प्रकार है ये, और शिलाओं को काटकर क्या बनाई जाती थी, तो गुफाएं बनाई जाती थी। इसी तरीके से लिख लीजिएगा, और उसके बाद में जो भी होता है उसकी कुछ और थोड़ी विशेषताएं होती हैं, वो सब मैं आपको पीडीएफ के जरिए उपलब्ध करा दूंगा, सिर्फ यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, और मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। अब एक बात और आती है कि इस प्रकार की जो गुफाएं बनाई गई थी, इस प्रकार की जो गुफा बनाई गई थी, इस प्रकार की जो गुफा बनाई गई थी, सर्वप्रथम उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो हम उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उन गुफाओं के सिर्फ मैं यहाँ नाम लिखूंगा, उसके अलावा हम उनको विस्तृत रूप में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सर्वप्रथम जो गुफा बनाई गई थी इस विधान द्वारा या फिर उत्कीर्णन विधान द्वारा, उत्कीर्णन विधान द्वारा, उत्कीर्णन विधान द्वारा सर्वप्रथम बारबरा, बारबरा की गुफाएं, सर्वप्रथम बारबरा की गुफाएं बनाई गई थी। और उसके बाद में आती हैं नागार्जुनी की गुफाएं, उसके बाद में आती हैं नागार्जुनी गुफाएं, नागार्जुनी गुफाएं, सर्वप्रथम उत्कीर्णन विधान द्वारा बारबरा की गुफाएं, उसके बाद में आती हैं नागार्जुनी गुफाएं, नागार्जुनी के बाद में आती हैं भाजा की गुफाएं, तीसरा जो क्रमांक है वह अपना है भाजा की गुफाएं, भाजा की गुफाएं। उसके बाद में जो अपना क्रमांक आता है वह आता है कारले, कारले, कारले के बाद में आती हैं आपकी उदयगिरी, खंडगिरी। सर्वप्रथम बारबरा की गुफाएं, नागार्जुनी गुफाएं, भाजा की गुफाएं, कारले गुफाएं, उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं। क्रम पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कौन सी गुफा का निर्माण हुआ था, तो सर्वप्रथम भाजा गुफा, सॉरी, सर्वप्रथम बारबरा की गुफाओं का निर्माण हुआ था, उसके बाद में नागार्जुनी की गुफाओं का हुआ था, उसके बाद में भाजा की गुफाएं, फिर कारले, उदयगिरी, खंडगिरी। अंतिम रूप में जो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अंत में किसका निर्माण हुआ था, तो अजंता का हुआ था, अजंता। और अजंता के बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, और चित्रकला की दृष्टि से देखा जाए तो अजंता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दीपक सर ने आपको बताया भी होगा, पढ़ाया भी होगा कि अजंता की जो है विशेषताएं कितनी हमें जाननी जरूरी है। और लगभग लगभग ऐसी एक भी कला की दृष्टि से एग्जाम नहीं होता जिसमें अजंता से प्रश्न ना आते हों। अजंता चित्रकला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितनी चित्रकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतनी ही अपनी स्थापत्य के लिए भी जानी जाती है। प्राचीन समय के जो स्थापत्य थे वह हमें कहां पे भी नजर आते हैं, अजंता में भी आते हैं, क्योंकि अजंता में कुल 30 गुफाएं, अजंता में कुल 30 गुफाएं बनाई गई हैं। तो अजंता को पढ़ना भी क्या हो जाता है, बहुत ही जरूरी होता है। हमने यहाँ पे बात कर ली थी स्थापत्य के अंतर्गत, सर्वप्रथम हमने जाना था मेहराबों के बारे में, शैलियों के बारे में, मेहराब जान लिए। अब हमने गुफाओं का उत्कीर्णन विधान जान लिया, स्थापत्य के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, तो भारतीय मंदिरों के बारे में। यहाँ सिर्फ हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी, और आगे हम इन्हीं चीजों को, आगे हम इन्हीं चीजों को बहुत आगे तक लेके जाएंगे और इनके बारे में वर्णनात्मक तौर पर पढ़ेंगे। यहां तक आप इनको नोट करिएगा और क्रम से समझिएगा कि ये मतलब क्या था और किस चीज के लिए यहाँ पर ये लिखा गया है इनको। अब यहां से आगे हम जो बात करेंगे, यहां से आगे हम बात करने वाले हैं भारतीय मंदिर की शैलियों के बारे में, भारतीय मंदिरों के बारे में, या फिर भारत में जिस प्रकार से मंदिरों का विकास हुआ था, जिस शैली में सर्वाधिक मंदिर बने हुए हैं वह कौन सी शैली है,
कहां पर सर्वाधिक मंदिर बने हैं या फिर कौन सी शैली सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, उन सभी बातों को हम यहाँ करने वाले हैं। टॉपिक है अपना भारतीय मंदिर शैली। अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय मंदिर शैली के बारे में। भारतीय मंदिरों का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वह गुप्त काल के अंतर्गत हुआ है। गुप्त काल में लगभग सभी धर्मों से संबंधित मंदिर बनाए गए हैं और गुप्त काल के मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है कि सर्वाधिक या फिर सर्वप्रथम शिखर युक्त मंदिर हमें कहां से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम शिखर युक्त मंदिर हमें गुप्त काल से प्रारंभ होते हैं। और जो वह मंदिर था वह कौन सा मंदिर था कि जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया था। हम यहाँ पहले शिखर के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम इसकी शैलियों को पढ़ेंगे। भारतीय मंदिर शैलियां, भारतीय मंदिर शैली या फिर मैं मानूं कि भारतीय मंदिरों में शिखरों का प्रयोग सर्वप्रथम गुप्त काल से माना जाता है। भारतीय मंदिरों में शिखरों का प्रयोग सर्वप्रथम कहां से माना जाता है, तो यह माना जाता है गुप्त काल से। कहां से? गुप्त काल से। यहां हुआ क्या था कि सर्वप्रथम एक मंदिर था देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है और लगभग प्रश्न बनते रहते हैं। कोई भी एग्जाम होता है वहां इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहां सिर्फ हम जानेंगे मंदिर की शैलियों के बारे में। आगे चलकर हम मंदिरों का अध्ययन करेंगे, वहां हम लगभग सभी मंदिरों को पढ़ेंगे। गुप्त काल के मंदिर हैं, बहुत मंदिर हैं, उनको हमें वहां पर पढ़ना है। यहां बात चल रही थी भारतीय मंदिर शैलियों के बारे में। भारतीय मंदिरों में शिखरों का प्रयोग सर्वप्रथम कहां से माना जाता है, तो गुप्त काल से माना जाता है। अब भारतीय मंदिरों की प्रमुख 3 शैलियां मानी जाती हैं भाई। कितनी शैलियां मानी जाती हैं? 3 शैलियां। वह कौन कौन सी शैलियां हैं मैं उनको यहां पर एक बार लिखता हूं। भारतीय मंदिरों की भारतीय मंदिरों की भारतीय मंदिरों की प्रमुख 3 शैलियां मानी जाती हैं। कौन सी हैं वो 3 शैलियां, मैं उनको यहां आपको लिखता हूं और लगभग आप सबको पता है कि वह 3 शैलियां कौन सी हैं। हम उन 3 शैलियों को लिखेंगे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। पहले नंबर पे आती है नागर शैली। दूसरे नंबर पर आती है द्रविड़ शैली। कौन सी? द्रविड़ शैली। और तीसरे नंबर पे हम जिसकी बात करते हैं वह है अपनी बेशर शैली। हमने बात की है भारतीय मंदिरों की प्रमुख कितनी शैलियां मानी जाती हैं, तो भारतीय मंदिरों की प्रमुख से 3 शैलियां मानी जाती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। अब मैं यहाँ पर आपको नक्शे के अनुसार बताऊंगा, मानचित्र के अनुसार दर्शाना चाहूंगा कि कौन से स्थान पर कौन सी शैली सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है। नक्शा बनाना इतना अच्छा नहीं आता लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार का होता है, सेम नहीं है लेकिन ठीक है।
किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है। यह क्या है? भारत का मानचित्र। मानचित्र, यह भारत का मानचित्र है। अब वो सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है कि नागर शैली का जो विकास हुआ है भारत की कौन सी दिशा में हुआ है, या फिर भारत में कौन सी जगह पर सर्वाधिक नागर शैली का जो है विकास हुआ है, या फिर प्रश्न बन सकता है कि द्रविड़ शैली का सर्वाधिक विकास कौन से स्थान पर हुआ है। वो मैं आपको इस नक्शे में बताना चाहूंगा, आपको देखना है और समझना है। नक्शा देखते ही तुरंत पता चल जाए कि यहाँ द्रविड़ शैली है, यहाँ नागर शैली है, यहाँ बेसर शैली है, कौन सी जगह शैलियां हैं। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं उत्तर भारत की। कौन से की? उत्तर भारत। उत्तर भारत व मध्य भारत में, उत्तर भारत व मध्य भारत में कौन सी शैली थी? तो उत्तर भारत और मध्य भारत में नागर शैली थी भाई, नागर शैली। उत्तर भारत व मध्य भारत में कौन सी शैली थी? तो नागर शैली थी। मैं लगभग लगा देता हूं यहां तक। कौन सी शैली थी? नागर शैली। नागर शैली के बाद में आती है अपनी द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली का मैं लगभग लगा देता हूं आपको, ये यहां पर आपकी द्रविड़ शैली रही है। कौन सी शैली रही है? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख शैली मानी जाती है द्रविड़ शैली। आगे हम बात करेंगे कि द्रविड़ शैली के मंदिर किस प्रकार के थे, नागर शैली के मंदिर किस प्रकार के थे, और बेसर शैली के मंदिर किस प्रकार के थे, और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। और उसके बाद में जो अपना आता है, एक आता है स्थान विशेष के लिए प्रमुख है, एक आता है अपना बेसर। क्या आता है? बेसर। और आपने एक और नाम सुना होगा, लेकिन हम उसे 3 के अंतर्गत नहीं रखते हैं। एक नाम और आता है जिसको अपन बोलते हैं कलिंग। क्या बोलते हैं? कलिंग। कलिंग का लगभग ये हिस्सा माना जाता है, और कहा जाता है कि कलिंग शैली अलग नहीं है, नागर के अंतर्गत ही आती है। थोड़ा सा शिखर परिवर्तन करके या फिर थोड़ी सी विशेषताएं चेंज करके किसका निर्माण किया जाता है? कलिंग शैली का निर्माण किया जाता है। कलिंग शैली नागर शैली के अंतर्गत ही आती है, और कलिंग शैली के जो मंदिर हैं सर्वाधिक हमें कहां देखने को मिलते हैं? तो कलिंग शैली के जो मंदिर हैं सर्वाधिक हमें उड़ीसा में देखने को मिलते हैं भाई। कहां देखने को मिलते हैं? तो उड़ीसा में देखने को मिलते हैं, और यह नागर के अंतर्गत ही आती है कलिंग। मैं यहां लिख देता हूं कलिंग। अपन जल्दीबाजी नहीं करेंगे, इन चीजों को सीख लेंगे और हमें आगे तक काम आने वाली हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ा दूं ऐसा मेरा फिर मतलब नहीं निकलेगा भाई पढ़ने का। धीरे धीरे पढ़िए और समझिए चीजों को। और द्रविड़ शैली के सर्वाधिक मंदिर हमें कहां देखने को मिलते हैं? दक्षिण भारत में। अगर स्थान विशेष की बात की जाए तो द्रविड़ शैली के सर्वाधिक मंदिर तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। बात आती है बेसर शैली की, कि बेसर शैली के मंदिर हमें सर्वाधिक कहां देखने को मिलते हैं? तो बेसर शैली के मंदिर भी जो है दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलते हैं। प्रश्न में आता है या तो दक्षिण शैली, उत्तर शैली, पूर्व शैली, पश्चिम शैली। अगर वहां पर दिशाएं ना देकर स्थान विशेष आता है तो बेसर शैली मैसूर, मैसूर कर्नाटक की सर्व प्रमुख शैली मानी जाती है। बेसर शैली मैसूर कर्नाटका, कर्नाटक। बेसर शैली कहां की प्रसिद्ध है? तो बेसर शैली मैसूर कर्नाटक में प्रसिद्ध है। कहां पर प्रसिद्ध है? मैसूर कर्नाटक में प्रसिद्ध है। अब हम जान लेते हैं, छोटे छोटे इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि ऐसे कौन से मंदिर हैं जो इन शैलियों के अंतर्गत आते हैं। नागर शैली उत्तर मध्य भारत के अंतर्गत आती है। राजस्थान के मंदिर हैं, गुजरात के मंदिर हैं, मध्य प्रदेश के मंदिर हैं, उत्तर प्रदेश के मंदिर हैं। उससे ऊपर चले जाइए, पंजाब के मंदिर हैं, हिमाचल प्रदेश के मंदिर हैं, या फिर अपने जम्मू कश्मीर के मंदिर हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये अपने नागर शैली के अंतर्गत आते हैं। और सर्वाधिक हम जहां पढ़ते हैं वह नागर शैली पढ़ते हैं। और भारत जो है प्रसिद्ध है मंदिरों के लिए, कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो भारत की जो प्रमुख मंदिर माने जाते हैं वह द्रविड़ शैली के मंदिर माने जाते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख लेता हूं इनके, कि नागर शैली के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर आते हैं। नागर शैली के अंतर्गत आते हैं आपके खजुराहो के मंदिर, खजुराहो, और आपके देलवाड़ा,
मोडेरा, मारतंड आदि। इन सभी के बारे में हम कहा जानेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे। ये सभी जैसे जैसे इनके राजवंश आएंगे या फिर जो काल आएगा, जो इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी, तो उनसे हम आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है कि कलिंग के अंतर्गत प्रमुख कौन से मंदिर आते हैं। तो कलिंग शैली के अंतर्गत प्रमुख जो मंदिर आते हैं वह कौन से हैं। अपने सर प्रमुख माना जाता है कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। एक आता है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी। एक आता है आपका लिंगराज, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि यहां पर आता है परशुरामेश्वर, परशुरामेश्वर। इन सभी मंदिरों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि कलिंग शैली के मंदिर, कलिंग शैली के अंतर्गत कोणार्क पढ़ेंगे। कोणार्क कहाँ पर स्थित है, कोणार्क की स्थापना मतलब कोणार्क के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था, यह कौन सी जगह पर स्थित है, इनको क्या कहा जाता है। और हम जान लेते हैं थोड़ा सा द्रविड़ शैली के अंतर्गत। तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत जो मंदिर आते हैं, तमिलनाडु के श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम है, कांचीपुरम है, कांचीपुरम है, और मैं एक और बता दूं आपके लिए, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। इन मंदिरों के बारे में जानेंगे हम द्रविड़ शैली के अंतर्गत। और भी बहुत मंदिर हैं। और बेसर शैली के अंतर्गत हम मुख्यतः मैसूर कर्नाटक के मंदिरों को रखते हैं। जैसे मैं यार रख लेता हूं आपके लिए चोलकेश्वर, बृहदीश्वर, चिदम्बरम। इन सभी मंदिरों की हम चर्चा किसके अंतर्गत करेंगे, तो बेसर शैली के अंतर्गत करेंगे। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न बनता है वह यह बनता है कि द्रविड़ शैली हो गई, बेसर हो गई, नागर हो गई, कलिंग हो गई, इनकी हमने दिशाओं के बारे में पढ़ लिया है, पर्टिकुलर स्थान के बारे में पढ़ लिया है, और हमने इसके बारे में जान लिया है, वो भी नक्शा की दृष्टि से। अगर हम चीजों को अगर चित्रों के माध्यम से समझते हैं तो वो हमारे समझ में लगभग ज्यादा बैठती हैं, और वो मैपिंग क्या अपने माइंड में स्थिर हो जाती है। ठीक है। अब इन्हीं शैलियों के बारे में जो मैंने यहाँ पर लिखी है, नागर है, द्रविड़ है, बेसर है, अब मैं इनको थोड़ा और विस्तार देने का प्रयास करूंगा। अब हम बात करेंगे नागर शैली के बारे में, कि नागर शैली के अंतर्गत या फिर नागर शैली की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। बात करेंगे हम यहाँ पहले नंबर पे नागर शैली। कौन सी, नागर शैली। नागर शैली के बारे में हमने जाना है, यह उत्तर भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत में देखने को मिलती है। इस शैली के जो मंदिर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, लगभग उनकी विशेषताएं क्या हैं, मैं आपके लिए यहाँ बता दूं कि नागर शैली के मंदिर हैं उत्तर भारत में और मध्य भारत में हमें देखने को मिलते हैं। इन मंदिरों का जो चबूतरा होता है, या फिर इनको पहचाना किस प्रकार से जाता है, इन मंदिरों का जो चबूतरा होता है वह प्रकार प्राय वर्गाकार होता है। मंदिर का जो चबूतरा होता है वह प्रकार किस प्रकार का होता है, देखिएगा यहाँ पर मंदिर का जो चबूतरा है वह कुछ इस प्रकार से होता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं वो चीज मैं आपके लिए बता दूं। मंदिर का जो चबूतरा होता है इसको एक तो बोलते हैं चबूतरा, या फिर कहीं आपको चबूतरा लिखा हुआ ना मिले तो उसको बोलते हैं जगमोहन। क्या बोलते हैं, जगमोहन। अगर मान लीजिए जगमोहन भी नहीं मिलता है तो आपको लिखा हुआ मिलेगा पेडस्टल। क्या लिखा हुआ मिलेगा, पेडस्टल।
अब यह हो गया मंदिर का चबूतरा। मंदिर की विशेषताएं जानने का प्रयास कर रहे हैं। और मंदिर पर ऊपर जाने के लिए, ये लगभग जमीन से कुछ थोड़े ऊंचे होते हैं, जाने के लिए क्या बनी होती है, यहाँ पर मंदिर के ऊपर जाना होता है या फिर मंदिर पर दर्शन के लिए जाते हैं तो कुछ इस प्रकार की सीढ़ियां हमें देखने को मिलती हैं। और मैं बात करूंगा, और इसके ऊपर क्या बना हुआ होता है, अपना एक मंदिर विशेष बना हुआ होता है भाई। एक इस प्रकार का भवन बना हुआ होता है। भवन कुछ इस प्रकार से होता है। भवन का ये दरवाजा, हम बात कर रहे हैं यहां मंदिर की। और मंदिर इस शैली में एक और विशेषता मानी जाती है कि इस प्रकार के जो भवन होते हैं, इस प्रकार के जो मंदिर होते हैं, उनका जो चबूतरा होता है या फिर जगमोहन होता है, पेडेस्टल होता है, वह प्राय वर्गाकार होता है। और उस पर जाने के लिए, मंदिर पर जाने के लिए क्या बनी होती हैं, सीढ़ियां बनी होती हैं। और इस प्रकार से मंदिर होता है। और मंदिर का जो शिखर होता है, मंदिर का जो शिखर होता है वह कैसा होता है, प्राय चतुष्फल की होता है भाई। कैसा होता है, चतुष्फल की होता है। मंदिर कुछ इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से। नागर शैली का जो मंदिर होता है लगभग इस प्रकार का होता है। और एक और खास विशेषता होती है, इन मंदिरों के ऊपर एक क्या बना हुआ होता है, आमलक बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है, आमलक। एक आमलक बना हुआ होता है, आंवरे के टाइप का होता है। और इसके ऊपर एक बना हुआ होता है कलश। क्या, कलश। कलश, कलश में क्या लगा हुआ होता है, एक झंडा। इसको हम क्या बोलते हैं, पताका या फिर आयुध इसको बोला जाता है। कुछ इस प्रकार के मंदिर होते हैं, वह हमें नागर शैली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसको अपन बोलते हैं आमलक, इसको बोलते हैं कलश, और इसको बोलते हैं आयुध। या फिर मैं इसको लिख देता हूं पताका। यह क्या है, पताका। क्रम पूछा जाता है, पताका। सेकंड पे अपना कलश, उससे नीचे आते हैं आमलक, उससे नीचे आते हैं शिखर, उससे नीचे आते हैं मंदिर वेदिका। मंदिर वेदिका। सबसे नीचे आता है आपका पेडेस्टल। ये इसका प्रवेश द्वार, ये इसका प्रवेश द्वार। अब हमने इसके बारे में ये चीजें जान ली। प्राय इस प्रकार के जो मंदिर होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, नागर शैली के अंतर्गत आते हैं। और इसी का शिखर परिवर्तन करके जो बनाए जाते हैं उसको हम कलिंग शैली के अंतर्गत रखते हैं, या फिर कलिंग शैली के मंदिर माना जाता है। इसके अंतर्गत क्या आती है, एक आती है कलिंग, कलिंग शैली। कलिंग शैली आती है। कलिंग प्राय कहां पर हैं कलिंग के मंदिर, तो उड़ीसा व बंगाल के मंदिर। उड़ीसा व बंगाल के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, तो कलिंग शैली में बने हुए हैं। उदाहरण मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे कि लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथपुरी मंदिर है, कोणार्क के मंदिर हैं, राजा रानी मंदिर है, परशुरामेश्वर मंदिर है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, कलिंग के अंतर्गत आते हैं। और उत्तर मध्य भारत में जितने भी मंदिर बने हैं सर्वाधिक किस शैली में बने हुए हैं, तो नागर शैली में बने हुए हैं। यहां तक हमने ये चीजें जान ली हैं। और प्राय मंदिर इस प्रकार के होते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं इससे आगे, इससे आगे हम अगली जो हमारी शैली आती है हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अपनी जो नेक्स्ट शैली आने वाली है वह होगी आपकी द्रविड़ शैली। कौन सी शैली, द्रविड़ शैली। कौन सी शैली के बारे में जानेंगे, तो यहां हम द्रविड़ शैली की बात करेंगे, द्रविड़ शैली। अब यहां हम द्रविड़ शैली के बारे में बात करेंगे। मैं इस मंदिर को हटा देता हूं। इससे आगे हम बात करने वाले हैं द्रविड़ शैली के मंदिरों के बारे में। द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर किस प्रकार के होते हैं, द्रविड़ शैली का जो जगमोहन होता है वह किस प्रकार का होता है, और द्रविड़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में है। कहां पर है, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के सर्वाधिक मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, तो द्रविड़ शैली में। मैं कुछ पॉइंट्स यहां लिख रहा हूं, उनको याद करना है, और मैं मंदिर उधर बनाऊंगा उसको देखिएगा।
द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है। प्रमुख रूप से द्रविड़ शैली के मंदिर मैं आपको बता चुका हूं कहां देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर हमें कहां देखने को मिलते हैं, तो तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। और ये मंदिर दक्षिण भारत की स्वर्ण कहलाते हैं। द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर दक्षिण भारत की शान कहलाते हैं। दक्षिण भारत की शान कहलाते हैं द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर। मैं अब यहां पर मंदिर बनाने जा रहा हूं, आप देखिएगा, मंदिर देखकर आप बता दोगे कि ये किस शैली का है। इसका जो चबूतरा होता है, चबूतरा मैंने आपको समझा दिया है। चबूतरा जगमोहन प्रकार करके भी आ सकता है, पेडस्टल लिखा हुआ भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको गलत नहीं करना है। इस प्रकार का चबूतरा होता है। इसका जो चबूतरा होता है वह वर्गाकार ना होकर यह आयताकार होता है। चबूतरा कैसा होता है? आयताकार। चबूतरा किस प्रकार का होता है? चबूतरा आयताकार होता है और इसके ऊपर एक भवन बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है? भवन। भवन कुछ इस प्रकार का होता है। और जो इसका शिखर होता है, सबसे बड़ा प्रश्न है इसका शिखर किस प्रकार का होता है? इसका जो शिखर होता है वह अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है भाई। कैसा होता है? द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनका जो शिखर होता है कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। द्रविड़ शैली का जो स्थापत्य है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनका जो शिखर होता है वह किस प्रकार के होते हैं? यहाँ कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है द्रविड़ शैली के मंदिरों में, और यहाँ कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से होता है। इसके ऊपर भी आमलक होता है। भारतीय मंदिरों की प्रमुख विशेषता है आमलक होगा। आमलक के ऊपर कलश होगा। कलश के ऊपर क्या होगा? एक आयुध होगा जिसमें इस प्रकार का झंडा लगा हुआ होगा। इस प्रकार से मंदिर होता है। और मंदिर में यहाँ इस प्रकार की इस तरीके से क्या है? भगवानों की, देवियों की क्या है? मूर्तियां हमें देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से ये लगभग अलंकृत रहते हैं। और इनके जो दरवाजे होते हैं इस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के दरवाजे होते हैं। लगभग ये मंदिर हमें बहुत ही अलंकृत तरीके से देखने को मिलते हैं। लगभग सर्वाधिक अलंकृत मंदिरों की हम बात करें तो दक्षिण भारत के मंदिर ही सर्वाधिक अलंकृत हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो यहाँ गर्भगृह होता है, गर्भगृह के अंदर प्रमुख देवता की मूर्ति होती है। मैं बात कर लेता हूं। सर्वप्रथम वही आएगा आपका पताका, उसके बाद में कलश, उसके बाद में आमलक, उसके बाद में शिखर, उसके बाद में मंदिर वेदिका, उसके बाद में लास्ट में आता है अपना चबूतरा। क्रम पूछ लिया जाता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है कि द्रविड़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? यह जो मंदिर होते हैं इनमें सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ की मानी जाती है यहाँ के गोपुरम द्वार। गोपुरम, गोपुरम कहते किसको हैं? सबसे बड़ा एक प्रश्न निकल के आता है गोपुरम। क्या आता है? सॉरी, गोपुरम। गोपुरम। अब हमें जानना है कि गोपुरम होते क्या है भाई। कई परीक्षा में आया हुआ है गोपुरम प्रसिद्ध है या फिर द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, तो वहां पर सही होता है। हर बार देखते हैं तो क्या होता है? गोपुरम। गोपुरम क्या होते हैं? ये मान लो अपना मंदिर है और मंदिर से लगभग ये कितनी भी दूरी पर हो सकते हैं, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, कितनी भी दूरी पर हो सकते हैं। यह जो द्वार होगा यह होता है द्वार, प्रवेश द्वार। यह लगभग इसकी जो ऊंचाई होती है ना, ये जो अपना मंदिर है, मंदिर के लगभग बराबर ऊंचाई इसकी होती है भाई। मंदिर के बराबर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। द्रविड़ शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है यहाँ के गोपुरम द्वार।
क्या? गोपुरम द्वार। गोपुरम द्वार माने जाते हैं। इस प्रकार से एक बड़ा गेट होता है और इसकी एक विशेषता है गोपुरम द्वार। गोपुरम द्वार कहा जाता है, गोपुरम द्वार होता है यह मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है। यह प्राय मुख्य मंदिर की ऊंचाई के बराबर होता है, ऊंचाई के बराबर होता है। यहां यही प्रश्न सबसे प्रमुख बनता है। द्रविड़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता है तो यहाँ के गोपुरम द्वार, यहाँ के गोपुरम द्वार। गोपुरम द्वार होते क्या हैं? दक्षिण भारत में जो मंदिर पाए जाते हैं, लगभग जितनी मंदिर की ऊंचाई है वहां का जो प्रवेश द्वार होगा उसकी भी उतनी ऊंचाई होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? गोपुरम द्वार। और अब यहां से आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? बेसर शैली के बारे में। थोड़ा सा हम जानते हैं बेसर शैली के बारे में और उसके बाद जब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह होगा मूर्तिकला। हमने बातें जानने का प्रयास किया है स्थापत्य कला के बारे में और इससे आगे हम जानने की कोशिश करेंगे मूर्तिकला के बारे में। फिर जितनी भी बातें हमने पढ़नी है इसी प्रकार हमें अपने राजवंश पढ़ने हैं, जैसे कि मौर्य हैं, शुंग हैं, कुषाण हैं, सातवाहन हैं, बहुत सारे हैं, उनको इसी तरीके से पढ़ना है। टेंशन मत करिएगा, सीखनी है चीजें बस। जिस तरीके से बताया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो चीजें हैं वो फिक्स हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है कि बस पढ़ते ही जाएं, याद कुछ हो नहीं रहा है पढ़ते ही जाएं। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे किसके बारे में? तो बेसर शैली के बारे में। किसके बारे में? तीसरे नंबर पे जो अपनी शैली आती है वो आती है बेसर। स्थान विशेष की हमने बात की थी। बेसर शैली मुख्यतः मैसूर कर्नाटक में। मैसूर शैली कहां पर? कर्नाटक में हमें देखने को मिलती है। और यहाँ के जो मंदिर होते हैं उनकी एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है भाई। वह प्रमुख विशेषता कौन सी है? यहाँ के जो मंदिर हैं वह तक्षण विधि द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं? तक्षण विधि द्वारा। तक्षण विधि द्वारा, तक्षण विधि द्वारा बनाए गए हैं। अब प्रश्न आता है भाई कि तक्षण विधि है क्या? अब जो प्रश्न बनता है कि तक्षण विधि है क्या, अब हम जानेंगे तक्षण के बारे में। तक्षण कहते हैं टांकी हथौड़ा। टांकी हथौड़े के प्रयोग से जो कलात्मक कार्य किया जाता है, पत्थर पर जो कलात्मक कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तक्षण कला। टांकी हथौड़ी टांकी हथौड़े का कलात्मक प्रयोग कर जो भवन निर्मित किया जाता है वह किसके अंतर्गत आता है? तक्षण विधि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तक्षण विधि के अंतर्गत आता है। हमने बात की तक्षण विधि। प्रश्न आया हुआ है और प्रश्न किस प्रकार से आता है कि कहां के मंदिरों की विशेषता अति विलक्षणकारी तक्षण है? अति विलक्षणकारी तक्षण है। तो कहां के मंदिरों की है? बेसर शैली, मैसूर कर्नाटक। प्रमुख अगर मैं राजवंश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आता है होयसल काल में ये सर्वाधिक मंदिर बनाए गए हैं। कौन से? बेसर शैली के मंदिर। बेसर शैली के मंदिर प्राय किस प्रकार के होते हैं?
बेसर शैली के जो मंदिर हैं लगभग द्रविड़ शैली के समान होते हैं। उनका जो चबूतरा होता है, लगभग जो चबूतरा है वह एक सितारे के समान होता है। बनाने का प्रयास करूंगा। बेसर शैली के जो मंदिर होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं भाई। इनका जो चबूतरा होता है कैसा होता है, सितारे के समान। चबूतरा सितारे के समान होता है भाई। किसके समान? सितारे के समान। यहाँ का जो चबूतरा होता है वह सितारे के समान होता है। उसी प्रकार से जिस तरीके से हमने द्रविड़ शैली के मंदिर पढ़े थे, द्रविड़ शैली को चित्र बनाया था, उसी प्रकार से ये मंदिर भी उसी प्रकार से होते हैं। एक द्वार होता है, लेकिन यहाँ पर तोरण द्वार इस प्रकार का नहीं होता भाई। जो हमने बात की थी गोपुरम का, सिर्फ वह द्रविड़ शैली के अंतर्गत आता है, ना कि इसके अंतर्गत। यहाँ पर यह विशेषता कम हो जाती है। सिर्फ विशेषता है द्रविड़ शैली की, सबसे बड़ी विशेषता यहाँ के गोपुरम द्वार। यहाँ पर उसी प्रकार से यह भी लगभग अष्टफलकीय होता है, अष्टफलकीय होता है। और इसके ऊपर एक आमलक लगा हुआ होता है। आमलक के बाद में कलश होता है। कलश के बाद में एक झंडा होता है और उस पर पताका लगी हुई होती है। ये चीजें आप समझ गए हैं। पताका है, कलश है, आमलक है। ये पूछते हैं कि मंदिरों से संबंधित है या फिर मस्जिद से संबंधित है, तो मंदिरों से संबंधित है, भारतीय स्थापत्य से संबंधित है। शिखर हो गया, आयुध हो गया, ये इसका चबूतरा हो गया। यहाँ की प्रमुख विशेषता मानी जाती है तक्षण विधि। प्रश्न आता है कि तक्षण विधि द्वारा कहाँ के मंदिर बनाए गए हैं, तो तक्षण विधि के द्वारा बेसर शैली कर्नाटक में मंदिर बनाए गए हैं। इसी तरीके से याद करनी है चीजें। चीजें जानने को बहुत है कि बेसर शैली के बारे में हम पढ़ते ही रहते हैं, कोई 25-30 पेज पढ़ लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि बेसर शैली है क्या। ठीक है, अब इससे आगे जो हम बात करेंगे, अब जानेंगे हम मूर्तियों के बारे में। किसके बारे में? मूर्तियों के बारे में, कि ये मूर्ति शैली जो है या फिर मूर्ति कला जो है कैसे विकसित हुई है, और किस प्रकार से प्राचीन समय में मूर्तियां बनाई जाती थी, और किस प्रकार से वर्तमान समय में मूर्तियां बनाई जा रही हैं, और मूर्ति बनाने के कौन कौन से प्रकार हैं, और मूर्ति बनाने में किन किन विधाओं का प्रयोग किया जा सकता है। मुख्य तौर पर मूर्तियां बनाने में किस प्रकार के तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। अब यहां हम बात करेंगे मूर्तियों के बारे में। किसके बारे में? तो मूर्तियों के बारे में बात करेंगे हम, मूर्तियों के बारे में। बात करेंगे हम यहां मूर्तियां, भारतीय मूर्ति कला के बारे में। भारतीय मूर्ति कला। अब जो अपना टॉपिक है वह है भारतीय मूर्ति कला। जानना है हमें भारतीय मूर्ति कला के बारे में, कि भारतीय मूर्ति कला में किन किन विधाओं का प्रयोग किया गया है, मुख्यतः कितने प्रकार की ये विधाएं होती हैं, और प्राचीन समय में किस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था, और वर्तमान स्वरूप इन मूर्तियों का क्या है, या फिर मैं मानूं कि वर्तमान स्थिति इन मूर्तियों की क्या है, और कहां से इनका प्रारंभ माना जाता है। सबसे प्राचीन विधा मूर्ति कला के अंतर्गत कौन सी रही है। मैं यहां पर लिखता हूं मूर्ति कला की कुछ विधाएं। पहले मैं उनके नाम लिख रहा हूं, फिर हम एक एक करके उन सब के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आती है आपकी मूर्ति कला के अंतर्गत धातु ढलाई। धातु ढलाई या फिर धातु द्वारा जो मूर्तियां निर्मित की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, धातु ढलाई या धातु की मूर्तियां। धातु की मूर्तियां भाई, धातु की मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिट्टी से निर्मित मूर्तियां। कौन सी मूर्तियां? मिट्टी से निर्मित मूर्तियां। यहां हम पढ़ने वाले हैं मिट्टी से निर्मित मूर्तियां। जिस तरीके से हमने स्थापत्य के बारे में चीजें जानी हैं, स्थापत्य के प्रकार पढ़े थे, मेहराबों के प्रकार पढ़े थे, गुफाओं के प्रकार पढ़े थे, मंदिरों की शैलियां जानी है, उसी प्रकार से अब हम छोटा सा एक प्रयास करेंगे कि मूर्ति कला के बारे में जानने का, कि मूर्ति कला में कौन कौन सी विधाएं हैं और उनको किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं कौन सी, आर्मेचर विधि भाई। आर्मेचर, आप सब लोग मुझे पता है इन सब के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं और इनको अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा।
और आर्मेचर, और अंतिम जो हम बात करेंगे वह होगी अपनी कौन सी विधि, तो कार्विंग विधि। कौन सी विधि? कार्विंग विधि। कार्विंग, या इसको हम तराश विधि भी कहते हैं। अब जानना है हमें भाई इन मूर्ति कला के बारे में। आर्मेचर को हम जाल विधि भी कहते हैं, जाल विधि भी कहते हैं। और मिट्टी से निर्मित मूर्तियों के अंतर्गत हम प्राय कौन कौन सी दो विधाएं रखते हैं भाई? कौन कौन सी रखते हैं? एक आता है आपका टेराकोटा और एक आता है आपका सेरेमिक। सेरेमिक चीजें पढ़नी है कौन कौन सी? सर्वप्रथम हम जो पढ़ेंगे धातु ढलाई विधान, कि धातु जो ढाली जाती थी प्राचीन समय में वह कौन सा विधान था, और धातु की ढलाई द्वारा सर्वप्रथम कौन सी मूर्ति का निर्माण किया गया था। धातु ढलाई विधान। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मिट्टी से निर्मित मूर्तियां जैसे कि टेराकोटा और सेरेमिक। उसके बाद में बात करूंगा आपसे आर्मेचर विधि। आर्मेचर के बाद में आपसे बात करूंगा कार्विंग या तराश विधि। देखिए सिर्फ चीजें समझनी है, जितना हम समझ कर पढ़ेंगे उतनी ही चीजें हमें अच्छे से समझ में आएंगी। मैं आपसे बार बार यही चीज कहूंगा, सिर्फ इन चीजों को माइंड में बैठाने का प्रयास करें, दिल से पढ़ने का प्रयास करें। जो चीजें हम दिल से पढ़ते हैं या फिर दिल से जो चीजें हम याद करते हैं वह लगभग अनंत समय तक उन चीजों को हम भुला नहीं पाते हैं जिन चीजों को हम दिल से याद करते हैं। मन से अगर हम पढ़ते हैं तो मन का क्या है, कभी किधर जाता है कभी किधर जाता है, लेकिन जब दिल एक बार किसी चीज में लग जाता है ना, वह हटता नहीं है भाई। आपको खूब पता है अच्छे तरीके से। सिर्फ हमें दिल से करना चाहिए जो भी करना चाहिए, ना कि मन से। मैं प्राथमिकता दिल को देता हूं और दिल से पढ़ना है। ठीक है सर। अब हम यहां पर एक एक करके इन चीजों को जानेंगे। अपने पास में बचती है धातु ढलाई या धातु की मूर्ति। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, इसके अन्य नाम पूछे जाते हैं भाई। जहां मैं देखता हूं, जहां तक कि मैंने बहुत सारी परीक्षाएं देखी हैं, बहुत सारे प्रश्न पत्र देखे हैं, जिनमें से पुरानी परीक्षाओं के हैं, कुछ सेट एग्जाम्स हैं, कुछ आरपीएससी के हैं, कुछ DSSB के हैं, एनवीएस के हैं, केवीएस के हैं। बहुत विश्लेषण करने के बाद में ये चीजें पता चली हैं कि होता क्या है कि कभी कोई एग्जाम देने जाते हैं तो वहां कुछ लिखा हुआ मिलता है, और कोई एग्जाम आया वहां उसी का शब्द परिवर्तन कर दिया, लेकिन चीज वही है। अब जानने का प्रयास करेंगे कि धातु ढलाई विधान को और क्या नाम दिया जाता है। इसको हम लुप्त मोम ढलाई, लुप्त मोम ढलाई। इसी के अन्य नाम है भाई, ये क्या है अन्य नाम? क्या है, यहां मैं लिख देता हूं अन्य नाम। अन्य नाम लुप्त मोम ढलाई, या फिर इसको हम कह सकते हैं ढोकरा कास्ट। एक आता है ढोकरा कास्ट। ये सिर्फ इसके अन्य नाम हैं और कुछ नहीं, बस चीज यही रहेगी, नाम परिवर्तित होते रहते हैं। एक आता है ढोकरा कास्ट, एक और नाम इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसका नाम एक और मिलता है मधुचिष्ट। क्या मिलता है? मधुचिष्ट। मधुचिष्ट। और एक परीक्षा मैंने देखा था कि मधुशिष्ट लिखा हुआ था। क्या था? मधुशिष्ट। कहीं तो आपको मधुचिष्ट मिलेगा और कहीं आपको क्या मिलेगा? मधुशिष्ट। लुप्त मोम ढलाई आ गई, ढोकरा कास्ट पद्धति कहते हैं, मधुचिष्ट भी कहते हैं, और एक और नाम इसका होता है, या फिर हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस इसका अंग्रेजी रूपांतरण है, या फिर अंग्रेजी में इसको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस कहा जाता है। अब यहां पर हमने बात कर ली इसके अन्य नामों के बारे में, और इसके अलावा अब क्या होता है, हमें इसकी निर्माण विधि जाननी होती है कि इसकी जो निर्माण विधि थी वह किस प्रकार की थी, या फिर जो यहाँ पर मंदिर बने हैं, जो मूर्तियां थी उनको किस प्रकार से ढाला गया है।
अब बात आती है कि लुप्त मोमडलाई भी हो गई, मधुशिष्ट भी हो गई, मधुशिष्ट भी हो गई, इसका एक और नाम आता है जिसको हम कहते हैं सिरे परदू। क्या कहते हैं? सिरे परदू, सिरे परद्यू। इसका एक नाम और मिलता है सिरे परद्यू। अब मैं यहां पर इसकी क्या बताऊंगा? निर्माण विधि बताऊंगा, और वो पॉइंट्स आपको देखने हैं। उन पॉइंट्स के हिसाब से हम इन मूर्तियों का निर्माण कर सकते हैं, या फिर इन मूर्तियों का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। मैं यहां पर एक बात लेता हूं कि सर्वप्रथम हमें क्या लेना होता है? मोम लेनी होती है। सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं? मोम। ये मान लो अपने पास क्या है? मोम है भाई, मोम है। और सर्वप्रथम हम मोम का एक मॉडल तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? मॉडल तैयार करते हैं। क्या तैयार करेंगे? सर्वप्रथम हम एक मॉडल तैयार करते हैं। वो भी किसका? मोम का। मोम का हम एक मॉडल तैयार करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? ये मॉडल कैसा होता है? ये मॉडल किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये मॉडल इस प्रकार का भी हो सकता है, ये मॉडल इस प्रकार का भी हो सकता है। इस प्रकार की मान लो हमने कोई मूर्ति बनाई है, और यह वह मूर्ति होगी जैसे कि हम जो हमें धातु ढलाई के बाद में मूर्ति प्राप्त करनी है। यह मूर्ति हमें किससे बनानी है? पहले मोम से बनानी है। मोम से हम जब सर्वप्रथम मूर्ति बनाते हैं, तो मोम की जो मूर्ति बनाई है, यह वही मूर्ति होगी जो कि हमें धातु से निर्मित करनी है। इसके ऊपर हम एक कवच चढ़ाते हैं, या फिर इसके ऊपर हम एक मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड वो किसका होता है? वह मोल्ड होता है पीओपी का। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? एक मोल्ड लगाते हैं। मोल्ड इस प्रकार का हो सकता है। यहां पर क्या करेंगे हम? मोल्ड लगाएंगे। और ये जो मोल्ड होता है किसका होता है? पीओपी का होता है भाई, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि जिप्सम के निर्जलीकरण द्वारा बनाया जाता है। हमने क्या कर दिया है? सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई है, और यह प्रतिमा वही प्रतिमा है जैसी कि हमें धातु द्वारा निर्मित करनी है। मोल्ड बना लिया। मोल्ड बनाने के बाद में हम इसमें क्या करते हैं? एक रनर लगा देते हैं, एक कीप लगा देते हैं भाई। क्या लगा देते हैं? रनर, या इसको हम बोल सकते हैं कीप। कीप लगा देते हैं। यह कीप किस काम आती है भाई? यह कीप काम आती है जैसे कि इसके अंदर अगर हमें पिघली धातु डालनी है, या फिर जो ये मोम है वो है निकालनी है। मेक मोल्ड के बाद में रनर, या फिक्स रनर कहते हैं इसको। इसके बाद में अपन करते हैं फायर ऑफ मोल्ड को पकाना। दूसरी जो अपनी प्रक्रिया आती है वह आती है मोल्ड को पकाना। मोल्ड को हम पकाएंगे। मोल्ड को पकाने के बाद में क्या होगा? इसके अंतर्गत जो मोम की हमने प्रतिमा बनाई थी वो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। और जो पिघली हुई मोम है, हम इस रनर की सहायता से क्या कर लेंगे? मोम को बाहर निकाल लेंगे भाई। मोम को बाहर निकाल लेंगे। मोम को बाहर निकालने के बाद अपने पास ये क्या बन जाएगा? एक मोल्ड बन जाएगा। एक जो मॉडल तैयार हो गया, इसके अंतर्गत जो मूर्ति थी मोम की वो निकल जाएगी। उसी प्रकार की एक प्रतिमा अंदर बनी रह जाएगी। जब वो प्रतिमा है उसके अंतर्गत हम पिघली हुई धातु डालेंगे। अब क्या करेंगे भाई? क्या करना है अपन को? एक पिघली धातु डालनी है, पिघली धातु डालनी है। क्या करना है? पिघली धातु इसके अंतर्गत क्या करनी है? डालनी है। मोम को बाहर निकाला है, पिघली धातु को डाला है, पिघली धातु को डाला है। पिघली धातु को हम इसके अंतर्गत डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिल कोर बोलते हैं पिघली हुई धातु को अंदर डालना। जब हमने ये धातु इसके अंतर्गत डाली है, और कुछ देर बाद यह धातु क्या है? जम जाती है, ठंडी हो जाती है। जब यह धातु ठंडी हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं? ये जो हमने उसके ऊपर कवच बनाया है, इस कवच को हम क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। मोल्ड को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉय ऑफ मोल्ड। डिस्ट्रॉय मोल्ड।
या क्या कह सकते हैं, मोल्ड को तोड़ना भाई, को तोड़ना। करेंगे क्या, सर्वप्रथम हमने मोम का एक मॉडल तैयार किया है, मोम की एक मूर्ति बनाई है, उसके ऊपर पीओपी का एक कवच चढ़ाया है, उसके बाद में एक फिक्स रनर लगाया है। ये किस वजह से लगाया है कि पिघली धातु को बाहर निकालना है और पिघली हुई पिघली हुई मोम को बाहर निकालना है और पिघली हुई धातु इसके अंतर्गत डालनी है। मोल्ड को पकाया जाता है, वैक्स जो है पिघल जाएगी, उसको अपन बाहर निकालेंगे। उसके बाद में फिलकोर, पिघली हुई धातु हमें इसके अंदर डालनी है। उसके बाद में जो धातु है वह जम जाएगी, ठंडी हो जाएगी। डिस्ट्रॉय ऑफ मोल्ड, जो इसके ऊपर कवच है उसको हम तोड़ देंगे भाई। ये मान लो हमने कवच इससे हटा दिया, ये कवच हट गया और हमें वही मूर्ति प्राप्त होगी जो कि हमने मोम की प्रतिमा बनाई थी। यह जब हमें मूर्ति प्राप्त हो जाती है तो सबसे अंतिम जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं पतीना। क्या बोलते हैं, पतीना। पतीना को हम अंग्रेजी में कहते हैं या फिर पतीना बोलते हैं। पतीना को हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक प्रभाव। क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रकार या रासायनिक प्रभाव, यह क्या होता है, यह ग्लेजिंग हो सकती है या फिर कोई चमकदार परत हो सकती है। इसके द्वारा हम इसके ऊपर चमकदार परत चढ़ा सकते हैं। मान लो लोहे की बनाई है हमने मूर्ति, उस पर सोने की परत चढ़ा दी, चांदी की परत चढ़ा दी, पीतल की चढ़ा दी, इसको बोलते हैं पतीना। पतीना बोलते हैं किसी विशेष प्रकार की चमकदार परत चढ़ाना या फिर कोई अन्य धातु की परत चढ़ाना, क्या कहलाता है, पतीना कहलाता है। ये कौन सा विधान हो गया अपना, धातु ढलाई भाई, धातु ढलाई। लगभग चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। सर्वप्रथम मोम का मॉडल बनाया है, फिर मोल्ड चढ़ाया है, रनर कीप लगाई है, मोल्ड को पकाया गया है, उसके अंतर्गत पिघली धातु डाली गई है, मोल्ड को तोड़ा गया है। मोल्ड को तोड़ने के बाद में हमें इस प्रकार की धातु की मूर्ति प्राप्त होती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, पतीना लगाते हैं। ये चीजें मैंने आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। आप इन चीजों को देखिएगा, समझिएगा, और जो भी इसका लिखित जो रूप है मैं उसको आपको पीडीएफ के जरिए प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट जो अपना विधान आने वाला है, नेक्स्ट जो अपना विधान आने वाला है वह अपना विधान होगा टेराकोटा। क्या विधान होगा, टेराकोटा। या फिर मैं कहूं मिट्टी द्वारा निर्मित मूर्तियां। किसके द्वारा, मिट्टी के द्वारा निर्मित मूर्तियां। किसके द्वारा, दूसरे नंबर पर आता है मिट्टी द्वारा निर्मित मूर्तियां। मिट्टी द्वारा निर्मित मूर्तियां, निर्मित मूर्तियां। मिट्टी द्वारा निर्मित मूर्ति के प्रमुख दो विधान माने जाते हैं। कौन कौन से विधान माने जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक होता है आपका टेराकोटा और एक होता है आपका सेरेमिक। दूसरा होता है आपका सेरेमिक। सेरेमिक बोल सकते हैं या फिर सिरेमिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरेमिक या सिरेमिक। इसमें क्या होता है भाई, जो अपना टेराकोटा है, टेराकोटा में क्या होता है, यहां पर मिट्टी को पकाया जाता है भाई। क्या किया जाता है, मिट्टी को पकाकर क्या किया जाता है, मूर्ति का निर्माण किया जाता है। यहां पर मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी को पकाकर। सर्वप्रथम मिट्टी, क्या लेंगे अपन, मिट्टी। मिट्टी लेंगे और मिट्टी से या हम कोई बर्तन बनाएंगे या फिर कोई मूर्ति बनाएंगे। इन दोनों को समतुल्य लगभग पढ़ना है। यहां पे भी हम क्या लेंगे, मिट्टी। पहला नंबर क्या रहेगा, यहां पे भी मिट्टी। दोनों को समान रूप में पढ़ना है, समान रूप में इनको जानना है। सर्वप्रथम हम क्या लेंगे भाई, मिट्टी। मिट्टी के बाद में क्या होता है, जो हमने मिट्टी ली है टेराकोटा के अंतर्गत वह किस प्रकार की होती है, तो मिट्टी होगी वो किस प्रकार की होगी, दोमट प्रकार की, दोमट या जलोढ़ प्रकार की। किस प्रकार की, दोमट या
जलोढ़ प्रकार की। यहां पर जो मिट्टी होगी वह होगी आपकी व्हाइट क्ले, व्हाइट क्ले। यहां पर मिट्टी व्हाइट क्ले होगी। और इसका एक और नाम आता है, मैं आपको वो नाम बताऊंगा कि सिरेमिक को और क्या कहा जाता है। यहां पर दोनों प्रकार से क्या होगा कि यहाँ सिरेमिक के अंतर्गत हम व्हाइट क्ले का प्रयोग करते हैं और टेराकोटा के अंतर्गत दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग करते हैं। हम कोई एक पात्र बनाएंगे या फिर मैं कहूं कि कोई मूर्ति का निर्माण करेंगे भाई। किसका निर्माण करेंगे? मूर्ति का निर्माण। अब टेराकोटा के अंदर हम बात करते हैं कि टेराकोटा में जो अपन ने मूर्ति बना ली है उसको क्या करेंगे हम, मिट्टी की जो मूर्ति बनाई है या मिट्टी का जो सिर्फ पात्र बनाया है हमने, पात्र को क्या करेंगे? पकाना है, पकाना है। और वह किस तापमान पे पकाना है यह बात भी यहां पर बताई गई है। यह लगभग 1400 से 1500 डिग्री 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको पकाया जाता है भाई, तापमान पे इसको पकाया जाता है। यहां पे भी पात्र का निर्माण किया जाता है भाई, पात्र का निर्माण किया जाता है। इसको भी क्या बाद में किया जाता है? पकाया जाता है। बाद में क्या किया जाता है? इसको पात्र को पकाना। इसके लिए जो तापमान है वह निर्धारित किया गया है 600 से 700 डिग्री सेल्सियस, 600 से 700 डिग्री सेल्सियस। और जब इस टेराकोटा को या फिर सेरेमिक को पकाया जाता है तो उसको कहा क्या जाता है? सेरेमिक को पकाया जाता है उसके लिए एक विशेष शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं विस्किट फायरिंग, विस्किट फायरिंग। विस्किट फायरिंग का प्रयोग किया जाता है। और हो गया, हाँ, विस्किट फायरिंग का प्रयोग किया जाता है। और सेरेमिक को हम एक और नाम देते हैं, वह होता है अपना रेसपीज। रेसपीज नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सेरेमिक को। दो प्रकार हैं अपने मिट्टी की मूर्तियां बनाने के, एक है आपका टेराकोटा और एक है सेरेमिक। सेरेमिक का एक अन्य नाम है रेसपीज। रेसपीज हम दोनों का तुलनात्मक वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने मिट्टी ली है, मिट्टी का कोई पात्र बनाया है। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं मिट्टी को पका लिया गया है। इसके बाद में पात्र जो प्राप्त होगा टेराकोटा के अंतर्गत, या तो इसका प्रभाव जो होगा लाल या काला होगा, लाल या काला होगा। और यही प्रभाव, एक सेकंड, यहां जो प्रभाव होगा किस प्रकार का होगा? या तो सफेद होगा या काला होगा। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठीक है सर, चलिए रोक दीजिए।